अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मिसेस अरसलान अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप अल्लाह की रहमत से सब खैरियत से होंगे, आसानी के साथ आपके मामला चल रहे होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई प्रेजेंटेशन के साथ, जिसका टॉपिक है जज्बात को काबू में कैसे रखें, हाउ टू कंट्रोल इमोशनल इंटेलिजेंस। इस प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे, ये एक कोट है, इसी को बेस बनाते हुए हम बात करने वाले हैं। The more you can manage your emotions, the more you can manage anything in life. क्योंकि हम अपनी तमाम प्रेजेंटेशन में इसी थीम के साथ चलते हैं कि हमने अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करना है। हमारी लाइफ में तमाम लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ मसाइल होते हैं। कोई भी इंसान जो है, जिसे कहते हैं प्रॉब्लम लेस लाइफ नहीं गुजारा होता। किसी न किसी नोयत के प्रॉब्लम्स हमारे साथ होते हैं जिनको हमें इनकाउंटर करना होता है। आज की प्रेजेंटेशन में हम अपने इमोशंस को, चूँकि हमें लोगों से हर्ट होता है, हमें लोगों की बातों से तकलीफ़ होती है, हम कहते हैं वो ऐसा है, वो बुरा है। स्पेशली अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि हम एक मैरिड पर्सन हैं और हम हमारा एक अपना पूरा एक घर है जिसमें इन लॉज़ भी हैं, हस्बैंड है, सब है, और हमें वक्तन फ़वक्तन उनसे परेशानी हो रही है और हो सकता है वो परेशान करने वाले भी हैं। तो अब आप इन प्रॉब्लम्स में उलझ के बैठे रहें, सोचते रहें, कुढ़ते रहें, जलते रहें, ज़िंदगी गुजार दें, या कुछ लोग बहुत एक्सट्रीम एक्शन लेके अपना घर भी तोड़ लेते हैं। उन सब मामला से बचने के बजाय वी शुड लुक टुवर्ड्स द रेमेडी। और आज हम उस रेमेडी के ऊपर ही देखेंगे कि हम कैसे इमोशंस को अपने काबू कर सकते हैं। अगर हम अपने इमोशंस को काबू करना सीख लेंगे, तो हम ये कोड आपको ये बता रही है, जिस जो हमारी प्रेजेंटेशन का आज थीम है, कि आप ज़िंदगी के अपनी तमाम ही मामलात को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको अपनी इमोशंस मैनेज करना आते हैं तो समझेंगे वन सॉल्यूशन टू ऑल दी प्रॉब्लम्स। हम इसी थीम पे अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब सबसे पहले इसमें ये आ जाता है कि इमोशनल ट्रिगर आपको हो कहाँ से रहा है। क्या मामलात हैं जिससे आपके इमोशंस जो हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, या आप इमोशनल हो जाते हैं। आप तैयार हुए, आपके शौहर ने तारीफ़ नहीं करी, आपके शौहर ने आपको झिड़का, आप इमोशनल हो गए, आपको लगा कि आपको इमोशनल पेन है, ये एक इमोशनल अब्यूज़ था। आपकी सास ने आपके साथ कुछ बुरा भला किया, या कुछ भी इस तरह का मामला हुआ, तो आपके इमोशंस जो हैं वो बहुत बढ़ गए और आप इमोशनल हो गए। और जब इंसान इमोशनल होता है तो वो लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको ये अपना सेल्फ कंट्रोल वो खो देता है। ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बाय नेचर इमोशनल होते हैं, जिसे कहते हैं ना हम, कि इमोशनल फूल भी आप उसे कह सकते हैं, कि उनको बस कुछ ना भी मिले तो वो ढूंढ लेते हैं। जैसे बैठे बिठाए अगर आपको कोई कुछ नहीं कह रहा, तो आपने ये सोच लिया कि देखो इस इंसान ने मुझे इस तरह देखा, या इसने अगर मुझे मेरी बात का जवाब दिया तो ये ऐसे दे सकता था, उसने ऐसे नहीं वैसे दे दिया, या इसने मुझे घूर के देखा। या मिसाल के तौर पे आप और आपके साथ आपकी कोई नन या आपकी कोई जेठानी देवरानी बैठी है, अब किसी ने उनमें से किसी एक को कॉम्प्लीमेंट कर दिया, या उनके बारे में ही बात हो रही थी तो उनको सही वे में किसी ने कॉम्प्लीमेंट किया, लेकिन आप बैठे बिठाए इमोशनली ये सोचने लगे कि इसने इसको किया और मुझे नहीं बोला। और बहुत एक्सट्रीम पे आप ये भी सोच सकते हैं कि मुझे जताने के लिए इसको बोला। तो ये सब आपके इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं। इसमें एक्सटर्नल इवेंट्स भी हो सकते हैं, कि कुछ इस तरह के मामलात हों कि लोग ग्लूमी ग्लूमी हो जाते हैं। इंटरनल आपकी थॉट्स हो सकती हैं कि बैठे बैठे आपका थॉट प्रोसेस इतना नेगेटिव है कि आप इन अंडर, मिसाल के तौर पे आपकी शादी से पहले ज़िंदगी आपके पेरेंट्स के साथ जो गुजरती थी उसमें कुछ लूपहोल्स थे, या अभी जो गुजरी है, या आपने कोई सिनेरियोज देखे हैं जो आपके दिमाग में जमा है, आपकी जो भी थॉट्स हैं, यानी कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं, या बहुत कोई गम का माहौल है, खुदा न खास्ता। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि फ़लस्तीन में मामला चल रहे हैं, और आपने कुछ 2-4 पोस्ट पढ़ी, आप बहुत ज़्यादा जो है ना सैड हो गए, और इतने सैड हो गए, इतने वो हो गए कि बस आप इतने इमोशंस में आ गए अपने, कि उसके बाद किसी ने आपसे आके कोई राइट भी बात करी या कुछ किया, तो आप बस अपनी थॉट्स प्रोसेस में इतने इन्वॉल्व थे कि आप जो है इमोशनल बिहेव करना शुरू हो गए। आपकी मेमोरीज़ है इसमें, यही मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ लोग होते हैं उनकी पेरेंट्स की लाइफ अच्छी नहीं गुजरी होती है, उनकी नेगेटिव मेमोरीज़ होती हैं, या उन्होंने किसी को देखा होता है इस तरह का, तो वो रिलेट करने लगते हैं अपनी करंट सिचुएशन को कि ऐसा है तो वैसा है। और सोशल इंटरेक्शन ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सोशल इंटरेक्शन में यही आ जाता है, हस्बैंड से बात कर रहे हैं तो वो हस्बैंड ने कुछ बुरी तरीके से कहा। माजरत के साथ मैं बार बार हस्बैंड की बुराइयां करती हूँ अपनी प्रेजेंटेशन में। एक्चुअली जो तबका
जिनके लिए प्रेजेंटेशन है वो वही लोग हैं जिनको थोड़ा जिनको मसाइल हैं अपने शौहरों से, या जो इमोशनल अब्यूज़ या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। अब ज़ाहिर सी बात है उनसे उनको रिलेट करने के लिए हम ये प्रॉब्लम देते हैं। इट डजंट मीन कि इफ़ यू आर लिविंग अ हैप्पी गुड लाइफ एंड यू जस्ट डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद योर स्पाउस, तो आप इस चीज़ को रिलेट करें कि ये देखो ये बुराइयां कर रहे हैं। हम एक जेनरिक है ये फॉर्म, लेकिन जो डेटा सेट जो पॉपुलेशन का वो है जो कि इतना एक्सट्रीम ना हो जाए इन परेशानियों में रह रहे कि ये खुदा ना खास्ता वो डिवोर्स और चीज़ों का सोचना शुरू कर दे। सोशल इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। किसी से भी, जैसे मैंने सास वाली आपको मिसाल दी कि उन्होंने किसी को कहा, आपको लगने लगा कि भाई मेरी वजह से बोला या मुझे जताने के लिए बोला। जो सोशल इंटरेक्शन में हमारे इमोशंस ट्रिगर होते हैं, उसकी ज़बान ऐसी थी, उसने मुझे देखा ऐसा नहीं, और मैं तो ऐसा चाहती थी, यानी कि हम अपने दिमाग में ये सोच रहे होते हैं कि दूसरा इंसान अल्टीमेट अगर सिंपल वर्ड्स में देखें ऐसा बिहेव करे जैसे हम सोच रहे हैं, जबकि इर्रिस्पेक्टिव उसको तो पता भी नहीं आप कैसा सोच रहे हैं या आपकी सोच कैसी है। देखिए, रीज़नेबल बिहेवियर तो ये है कि सब लोग पॉजिटिव सोचें, सब लोग अच्छे से सोचें, अच्छे बिहेव करें, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं है ना। तो अब आप ये सोचें कि जो मैं सोच रही हूँ वैसा हो, तो सामने वाला अगर नेगेटिव है वो सोचे भाई मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा हो, तो ये देयर इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन इसीलिए हम ये कहते हैं कि एक दूसरे को चेंज करना और इस तरह के प्रॉब्लम से आप बाहर हैं। बहरहाल ये भी एक पार्ट है सोशल इंस्ट्रक्शन। कल्चरल इन्फ्लुएंस भी आपका होता है पर्सनैलिटी में। मैंने आपको बताया कि आपकी अपनी थॉट्स का कुछ इस तरह का प्रोसेस है। अब क्या ये तमाम तो वो मामलात हैं कि हमने पढ़ा कि ये जो हमारे इमोशंस को ट्रिगर करते हैं, ये हमें इमोशनल कर देते हैं, हमें गुस्सा दिला देते हैं, हम अपने जज्बात पे काबू नहीं पा पाते रख पाते, और हम कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं और फिर हम उसके बाद बैठ के रोते हैं। वाई डू वी फील बीइंग इंसल्टेड? अब ये कि आदत है कि आपने इमोशनल अब हुए क्यों? एक मिसाल के तौर पे अगर आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं किया गया, किसी दूसरे को कर दिया गया, तो वाई डोंट यू टेक इट पॉजिटिवली? आप ये सोचे ही नहीं कि आपकी वहाँ पे बात हो रही थी, और ऑफ कोर्स वहाँ नहीं हो रही थी। अगर आप सही से सिनेरियो एनालिसिस करें तो वहाँ जिसकी बात हो रही थी उसको कॉम्प्लीमेंट किया। दिस इज़ योर इमोशनल मतलब जिसे कहते हैं सफरिंग, कि आपने एक चीज़ को पॉजिटिव लेने के बजाय नेगेटिव लिया। दूसरी बात है आप इंसल्टेड फील कर रहे हैं, तो इसमें हम यही बात करेंगे इस स्लाइड में कि हम क्यों इंसल्टिंग फील करते हैं। थ्रेट टू सेल्फ स्टीम किस लिए कि हो सकता है हमें लगता है भाई हमारी इज्जत नफ्स को धचका लगा है। इंसल्ट कैन बी परसीव्ड एज अ थ्रेट टू सेल्फ स्टीम और सेल्फ वर्थ। दे कैन मेक यू फील डीवैल्यूएटेड और डिमिनिश्ड इन सम वे। जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी कि किसी और की तारीफ हो रही है, आप भी वहाँ पे बैठे हो तो आप भी सोच रहे हैं मेरी नहीं हुई। ये बहुत कॉमन चीज़ है और ये होता है। कभी कभी बहुत पॉजिटिव इंसान भी होता है और उसके सामने हो सकता है वो उस वक्त रिटेलिएट नहीं करे, किसी को नहीं बताए, इमोशनल होके कुछ और ना बोलना शुरू करे जज्बात में, लेकिन इमोशनल डैमेज वो अंदर ही अंदर कर ले। दो बहनें होती हैं, एक प्यारी है एक नहीं है प्यारी, एक ही किसी ने तारीफ कर दी, जाहिर सी बात है दूसरा इंसान तो नाप तोल के काम नहीं कर रहा ना। मैंने आपको बोला हर इंसान तो रिजनेबल नहीं है कि वो ये बोलने से पहले सोचे कि किसी को हर्ट हो सकता है। अब दो लोग बैठे हैं, एक ही कर दी दूसरे की नहीं करी, दूसरे को इमोशनल हर्ट होता है। अब वो क्यों होता है, हमें इससे इनकाउंटर करना है कि भाई हो तो जाता है। आपने आपने अपने आपको क्या समझा हुआ है कि आपको ये इमोशनल पेन होता है, और हम इससे कैसे निकल सकते हैं कि ऐसी चीज़ हो और हमें असर भी ना हो। हम यहाँ पे ये सीख रहे हैं। तो ये एक तो यही है कि आपको सेल्फ स्टीम आपकी डैमेज होगी। वॉयलेशन ऑफ सोशल नॉर्म, ये एक कॉमन चीज़ है कि अगर इंसल्ट जो है वो अक्सर जो है सोशल नॉर्म की एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं, जिसकी कॉमन मिसाल यही है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस अपने हस्बैंड से होती हैं, मिसाल के तौर पे आप तैयार हुए, उन्होंने वो नहीं किया। कोई ईद त्यौहार है या कोई दिन आ रहा है, अच्छा कह लें, या एक वेस्टर्न कल्चर की मिसाल ले लें, कि वेस्टर्न एग्जांपल ले लें। हमारे यहाँ भी ईस्ट में बड़ा कॉमन है, वैलेंटाइन डे आया, आपके हस्बैंड ने आपको कुछ नहीं दिया, आपका मुंह जो है वो बस ख़राब हो गया। क्योंकि क्या ये एक सोशल नॉर्म था, एक्सपेक्टेशन, हमने सोशल नॉर्म के तहत हमने उनसे एक एक्सपेक्टेशन रखी कि ईद आ रही है तो वो आपको ये दिला देंगे, या एनिवर्सरी है तो वो आपको कुछ गुलाब का फूल ही ला के दे देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो आपको वो एम्बेरस्ड और जो है ना अनकंफर्टेबल कर देते कि भाई ये मैंने तो ऐसा सोचा था, ऐसा नहीं हो। ये फिर सोच पे बात आ गई कि आपने सोचा ही क्यों था ऐसा। ठीक है, सेंस ऑफ जस्टिस, इंसल्ट कैन बी परसीव्ड एज अनफेयर और अनजस्ट लीडिंग टू द फीलिंग ऑफ एंगर एंड रिजेंटमेंट।
इसमें यही मैंने आपको जैसे मिसाल दी कि नंद हैं, भावज हैं या इस तरह की फैमिली है, अब सास ने कोई चीज़ लेकर आई, अब 3 कपड़े हैं, 3 में से 2 पहले अपनी बेटियों को दे दिए, फिर आपको दिए, तो आपको ऐसा लगने लगा मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ, पहले मुझे देना चाहिए था, फिर उनको अगर तो उन्होंने कोई इंटेंशनली ऐसा ना किया हो, कभी-कभी लोग इंटेंशनली भी करते हैं, और अगर इंटेंशनली किया भी है, तो आपको इसलिए इंसल्ट फ़ील हो रहा है कि आपको लग रहा है कि आपके साथ इंसाफ़ नहीं हुआ। तो एक ये भी कॉन्टेक्स्ट है। एक और कॉन्टेक्स्ट है, वो ये है कि उसका नाम ही कॉन्टेक्स्ट है कि किस सिनेरियो में, किस कॉन्टेक्स्ट में आपको बोला गया। अब इसमें ये लिखा है कि अक्सर लोगों को एन इंसल्ट फ्रॉम ए स्ट्रेंजर में बी लेस इम्पैक्टफुल देन अ वर्ड और फ्रॉम योर क्लोज फ्रेंड और फैमिली मेम्बर। कहते हैं ना कि अपनों का जो दशा होता है वो ज़्यादा दुख देता है, गैर के से दुख नहीं होता। तो ये भी एक कॉन्टेक्स्ट है कि अगर आपके हस्बैंड आपके साथ कुछ मिसबिहेव कर जाते हैं या आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरते, तो आपको शायद इतना असर नहीं हो, लेकिन इसके बरक्स अगर कोई गैर ऐसा करता है, अब तो आपको मतलब शायद इतना बुरा ना लगे कि आप तैयार हुए, आपकी तारीफ़ नहीं हुई, आपको हस्बैंड से एक्सपेक्टेशन थी, उन्होंने नहीं करी लेकिन दूसरे ने करी है, तो आप ये चीज़ें भी करना शुरू कर देते हैं कि दूसरे आपके साथ जो कर रहे होते हैं वो आपको कम डैमेज करता है, लेकिन अगर दूसरे की तरफ से कमी है तो कम आपको लगता है, लेकिन अगर आपके घर वालों में की तरफ से, फैमिली की तरफ से कोई कमी है, तो आपको ज़्यादा वो लगने लगता है, फील होता है। पर्सनैलिटी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सबके रोल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल समवन विद लो सेल्फ स्टीम मे बी मोर prone टू फीलिंग इंसल्टेड एंड समवन विद हाई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप 2 लोग बैठे हुए थे और एक की तारीफ हुई, एक की नहीं हुई। अगर आपकी हाई सेल्फ स्टीम हो और आपको खुद अपनी वैल्यूज़ का पता हो, आपको खुद अपनी वैल्यूज़ की कदर करने वाले हो, लेकिन लॉजिक भी यही है, जब आपको खुद अपनी वैल्यू का पता होगा ना कि आप क्या हैं, दूसरा आपको बंदर भी बोलेगा, भले आप हूर हो, तो आपको फिर कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर आप हूर हो और आपकी लो सेल्फ स्टीम है, आपका कॉन्फिडेंस ही ऐसा है, आपको आपको लगता है कि जिसने जो आपको बोल दिया, किसी ने आपको किसी दिन हूर बोला तो आप अपने आप को हूर समझ रही हैं, किसी दिन आपको किसी ने बंदर बोला तो आप समझ रहे हैं कि भाई जो है मैं एक बंदर ही हूँ। तो ये इस मामले से आप बाहर आए, इसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे भी कि आपको अपना पता होना चाहिए क्या है। अब 2 लोगों की तारीफ़ हो रही है, आप जितने हैं, जो हैं, अल्लाह ताला ने आपको जो बनाया उसे एक्सेप्ट करें, और एक किसी की हो रही है तारीफ़ तो जिसे कहते हैं इर्रिस्पेक्टिव होने दें। अब ये हमने आपको मामलात बताए कि जिनसे हमें इंसल्ट फ़ील होता है। ये तमाम मामलात अगर आप देख लें, पर्सनैलिटी से लेके देख लें, कि आप कुछ लोग कहते हैं ना कि बहुत जज़्बाती हैं, तो अपने आप को निकालें जज़्बात से, दूसरा आपकी कोई कदर नहीं करेगा। अगर आप जज़्बाती हैं तो आप उस जिसे कहते हैं पॉपुलेशन सेट में मिसफिट हैं, जहाँ पर लोग जज़्बाती नहीं हैं, बल्कि लोगों के जज़्बातों से खेलते हैं आजकल लोग। तो अपने जज़्बात को आपने खुद कंट्रोल करना है। कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया है कि अपनों से दुःख हो रहा है, भई आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को लेस करें। अब आप देखिए, हमेशा एक बात याद रखें कि अगर आपको इंसल्ट फ़ील हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को शायद कुछ समझते हैं, जो कि शायद आप नहीं हैं। अपने आप का जो ट्रू वर्जन है, अपने आप को उसकी एक्सेप्टेंस कराएं, उस ट्रू वर्जन में रहें, उस ट्रू वर्जन को जिस दिन आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया ना, सभी लोग आपको एक्सेप्ट करते हुए नजर आएंगे। किसी के आपको बंदर बोलने से, किसी के आपको हूर बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी आप आसमान के बिल्कुल ऊपर नहीं चढ़ेंगे और कभी ज़मीन के बिल्कुल निचली तह में नहीं चले जाएंगे अपने कॉन्फिडेंस को लेके। आपको पता होगा कि आप एज इट इज़ क्या हैं। किसी की तारीफ हो रही है, होने दें। आपको जब अपनी कैलकुलेशन पता होगी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल, इमोशनल ट्रिगर हमारे इन इंसल्ट्स, जो हमें इंसल्ट फील होती हैं, जो कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बताया, इसमें होती हैं, उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है। यू हैव अ पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स, रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। अब ये तो सारे आउटसाइड इवेंट्स हैं ना, जिनसे हमें इंसल्ट फील होता रहता है, लेकिन अब हमें प्रेजेंटेशन में ये बताया जा रहा है, ये कोट है मार्कस की, कि आप जो है, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। आगे पीछे दुनिया में क्या हो रहा है, ये आपके कंट्रोल से बाहर है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस कंट्रोल के, आपका किसी ने तारीफ करी किसी की, आपकी नहीं करी, अब आप उससे अगर आर्ग्यू में आते हैं, तो व्हाट आर यू डूइंग, यू आर कंट्रोलिंग आउटसाइड द वर्ल्ड, जो कि आपके हाथ में भी नहीं है। और आप कितना कंट्रोल करेंगे, इतनी वास्ट वर्ल्ड है, इतना सारे लोग हैं, तो आप क्या सबको डिक्टेट कर, और आप क्या डिक्टेटर हैं, और डिक्टेटर को लोग पसंद भी नहीं करते। देखिए, अगर कोई डिक्टेशन देने लगता है अच्छा इंसान भी, तो लोग उसे नापसंद करते हैं, क्योंकि कोई भी डिक्टेशन नहीं लेना चाहता, इंक्लूडिंग यू, आप खुद भी नहीं लेना चाहते। तो जो आप खुद नहीं पसंद करते ना, तो शिकायत करने से पहले खुद उसको ख़त्म किया करें। तो बात यहाँ पर आती है कि अपने माइंड को कंट्रोल करें। किसी ने कुछ भी कहा, आप क्या कर रहे हैं, ये काउंट करता है और यही आपके कंट्रोल में है, और ये काउंट भी इसीलिए करता है। इज़ द मेन एनिमी बिहाइंड एवरी इमोशनल फॉल इज़ ईगो। अब हमने ये पढ़ा था ना कि हम क्यों इंसल्टेड फील करते हैं,
अब आप ये एनालाइज़ करें, क्या आपको ईगो तो नहीं है? आप बोलते तो हैं बहुत कि भई मुझे मेरे साथ इमोशनल अब्यूज़ हो रहा है, फलाँ जो है वो ईगोइस्टिक है और ये है, वो है। आप खुद तो खुद अपने आप को देखें, आप खुद क्या हैं? ईगो ऑफ़न refers to the person's sense of self-importance and self-esteem. It can be used to describe someone who is self-centered or has inflated sense of their own importance. देखिए, ईगो क्या होता है? आपके अंदर एक, जिसे कहते हैं, बढ़ा चढ़ा हुआ सेंस है कि सेल्फ उसका इम्पोर्टेंस का, कि मैं कुछ हूँ, मतलब मेरे अंदर मैं, जिसे कहते हैं ना, मैं है आपके अंदर एक। आपकी किसी ने तारीफ़ नहीं करी तो आप सोच रहे हैं मैं भी था, लेकिन किसी और की करी है तो मैं था। दूसरा, आपको किसी ने प्रेज़ नहीं किया, सेल्फ आपको इंडोर्स नहीं किया, आपकी मतलब जिसे कहते हैं इंडोर्समेंट नहीं करी, आप अच्छे लग रहे थे, नहीं करी, तो क्या आप किस लिए फ़ील हुई इंसल्ट? क्योंकि आप हम काउंट नहीं करते ना इस चीज़ को, दूसरों को हम बोल रहे होते हैं ईगोइस्टिक, तो ये क्या है? आप अपने आप को कुछ समझ रहे थे, किसी ने आपको नहीं बोला, किसी ने आपको वैसा नहीं समझा, किसी ने आपको नहीं बोला, आप अपने आप को बहुत तैयार होके प्रिंसेस समझ रही थी। लेकिन किसी ने आपको नहीं बोला प्रिंसेस, अब आपको इमोशनल डैमेज हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को कुछ समझा ना। ईगो क्या है? ईगो, हम अना बोलते हैं ना उसे। अना क्या है? यही तो ना कि आप अपने आप को कुछ समझ रहे हैं, और कुछ समझ रहे हैं और तभी तो आपको तकलीफ़ें हो रही हैं। जिस दिन आप अपने आप को कुछ समझना बंद कर देंगे, और देखिए ईगो की डेफ़िनेशन सुने आप, कि इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ योर ओन सेल्फ, एक जिसे कहते हैं कि रॉन्ग सेंस आपने अपना बनाया हुआ है कि मैं कुछ हूँ से निकाला है। इससे तो अल्लाह ताला भी मना करता है, हमारे इस्लाम में भी मना है। हदीस भी है हमारे दीन में इस हवाले से कि अपने आप को अना से बाहर रखो। जो वो हम कहते हैं ना कि फलदार दरख्त जो होता है वो झुका हुआ होता है। और हमारे नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार आप देख लें कि उनकी तबीयत में किस कदर झुकाव था, और जितने भी हमारे इस्लाफ हैं सबकी तबीयत में झुकाव था, सब झुकाव का मुजाहरा करते थे। क्योंकि और इसीलिए उनको इस तरह की तकलीफ़ें नहीं होती थी कि ऐसा किया, या उनके, जिसे कहते हैं अननेसेसरी, जिसे मैं क्या कहूँ, कि इश्यूज़ नहीं होते थे उनके, इवन दुश्मनों के साथ भी। क्यों? क्योंकि उनको कोई इन्फ्लेटेड सेंस हो। आपको पता होगा कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हज़रत उमर जब कहीं गए थे, मुझे याद नहीं आ रहा सही से, कि एक हदीस थी, जब वो वहाँ पहुँचे तो गुलाम ऊँट पर था, क्योंकि वो टर्न्स लेते हुए पहुँच रहे थे, और वो उन्होंने ऊँट की रस्सी पकड़ी हुई थी, और जब वो पहुँचे वहाँ पर, तो जब लोगों ने देखा, तो अगर हम आप मुझे एक बात बताएं, अगर वो अपने आप को कुछ समझते या कुछ होता उनके अंदर, तो क्या वो ऐसा करते? वो जल्दी से उचक के नहीं बैठ जाते वहाँ पर, या इस तरह का कुछ पोर्ट्रे नहीं करते, या उनके जो लिबास हुआ करते थे, या जो भी उनका तौर तरीका था, तो वो कुछ अपने आप को, आप खुद देखें ना। हम अपना रिलीजन कहते हैं ना इस्लाम है, आप क्या इस्लाम को मानते हैं? आप खुद क्या हैं? इमाम अहमद इब्न हम्बल को देख लें, कि वो जब ट्रैवल कर रहे थे, वो मस्जिद में गए, चाहते थे वो बताते मैं इमाम हूँ, मैं इमाम अहमद इब्न हम्बल हूँ। उन्होंने तो नहीं बताया, उनको मस्जिद में बैठने भी नहीं दिया उन्होंने, यानी कि सोने नहीं दिया, उनको रात गुजारनी थी उस शहर में, तो उन्हें ब्रेड मेकर लेके चला गया था अपने घर, जो एक तौबा का बहुत अच्छा किस्सा है। इमाम अहमद इब्न हम्बल का। तो वो इतने बड़े इमाम हो गए, अपने नाम तक को यूज़ नहीं कर रहे, और आप देखें, आप बैठे हुए ये सोच रहे हैं मैं कुछ हूँ, इसकी तारीफ़ करी मेरी नहीं। आप अपने अंदर से ये मैं निकालें, और फिर यही चीज़ आपको दूसरे में बुरी लगती है ना, कि आप बोलते हैं कि मैं, मेरे हस्बैंड जो हैं उनमें मैं बहुत है, मैं, तो मैं उनमें है, आप उनकी शिकायत कर रही हैं, आप अपनी मैं के लिए तरस रही हैं, और यही कह रही हैं कि मेरी मैं पूरी नहीं हो रही। तो आप और उनमें तो डिफरेंस सिर्फ ये है कि आपने पहल की है शिकायत बताने में कि उनमें मैं है, और आपकी जो मैं है वो उसी के चक्कर में आप चाह रही हैं कि आप में भी हो। तो इस मैं से अपने आप को निकालें। दूसरा ये है, ईगो इज सीन इज फॉल्स सेंस ऑफ सेल्फ। ये गलत सेंस है सेल्फ का, अपने आप को पता नहीं क्या समझा हुआ है आपने। दैट इज़ बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन विद थॉट्स, इमोशन एंड एक्सटर्नल थिंग्स। यानी आपने अपनी कोई इमोशंस, कोई थॉट्स, कोई एक्सटर्नल थिंकिंग अपने आप को ऐसा बनाया हुआ है कि कोई आए तो आपके हाथ में, मतलब जो भी मामला आपके साथ हो तो तमाम मामला रहे हैं, आप शादीशुदा ज़िंदगी गुजारी हैं, आप अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं, खाना बना रही हैं, तैयार हो रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, तमाम फैमिली ऑब्लिगेशंस को पूरा कर रही है, बट साथ में क्या है कि आपकी कोई इमोशंस हैं, कोई एक्सटर्नल थिंकिंग का कोई चीज़ें हैं, और फिर आपको तकलीफ़ भी है। तकलीफ़ क्या है? चलें, जहाँ जेन्युइन तकलीफ़ है, बिल्कुल है, लेकिन उन तकलीफ़ों को एनालाइज़ करें कि इनमें से कौन सी तकलीफ़ आपको है जो हो रही है इन मामलात की वजह से, कि आपने सोचा कि अगर आप किसी को कोई चीज़ देंगी
तो वो फिर आपको किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा। अब आपने कोई आइडियलाइज़ करके रिस्पॉन्ड सोच लिया, क्या सोचते हुए कि मैं कुछ हूँ या मैंने कुछ किया। देखिए, जिस दिन आपने इस मैं से निकलना सीख लिया ना, मैं सामने वाले को कुछ नहीं कह रही कि देखिए सामने वाले में तो है मैं, मैनेज आप कर रहे हैं, आपके लिए प्रेजेंटेशन है कि आप मैनेज कैसे करेंगे, उसकी मैं को रहने दें। मैं यहाँ पे मिसाल कोट करना चाहूँगी कि अभी रिसेंटली किसी साहिबा ने बताया कि उनकी तबीयत ख़राब थी, उनके घर में मतलब उनके हस्बैंड हैं थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि वेल डोमिनेंस इमोशनल अब्यूज़ करने वाले, और जिसे कहते हैं अपनी गलती को कभी भी तस्लीम ना करना, और हर मामले में उन्हीं को बुरा बोल देना, ये इस तरह के उनके फैमिली में मसाइल हैं। और शी टोल्ड के उनको काफ़ी प्रॉब्लम थी, एंड शी वाज सफरिंग। तो उन्होंने दवा के लिए तलाशी की, कोई घर में उनको दवा नहीं मिली, तो उनके हस्बैंड ने ढूंढी वो और उनको फेंक के ला कर दी, कि मतलब इस उसमें कि आपको नज़र नहीं आई। देखिए, नज़र नहीं आई वो उनको तमीज़ से दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उनको फेंक के दी, और चूँकि वो बहुत तबीयत उनकी ख़राब थी और उन्होंने खानी भी थी और साथ में बच्चा भी था उनका जिसको उन्होंने देखना था, तो उन्होंने वो दवा उठाई और वो खा ली। हाँ, उनको इमोशनल डैमेज हुआ, उन्होंने ये डिस्कस किया कि मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल डैमेज हुआ है, मैं बहुत रोई। पहले मेरा दिल हुआ कि मैं ज़मीन से उठा के नहीं खाऊँ, लेकिन फिर मुझे ख़्याल आया कि मैंने घर भी देखना है, बच्चा भी देखना है, और फिर मैंने अल्लाह ताला से दुआ करी अपनी, और जो है मैंने ये कि अल्लाह ताला तूने सब्र का और झुकाव का कहा है, और मैं ये क्योंकि ये मेरी ज़रूरत है। और उन्होंने देखिए, मैं बोलती हूँ ये एक बहुत ख़राब इवेंट था, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। लेकिन उन्होंने अपनी मैं को वहाँ पे मारा, उन्होंने अपनी ज़रूरत को देखा, ठीक है? उन्होंने अपने आप को ये समझने से गुरेज़ किया कि मैं कुछ हूँ। हो सकता है जब एक इंसान इस तरह का कर रहा है, आप उससे उस लेवल पे जाके आर्ग्यू करें, तो कुछ भी जिसे कहते हैं नेगेटिव हो सकता है। लेकिन उन्होंने सब्र, तहामुल और अपने आप को कुछ ना समझते हुए, वो होता है इंसान, उन्होंने शायद ये कॉन्टेक्स्ट भी देखा कि ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने ढूँढी, अब उन्हीं के सामने ढूँढी। आपका एक अलग तरीका होता है, आदमियों का अलग तरीका होता है। आदमी ने ढूँढी, आदमी ने सोचा कि भई देखो मैंने ढूँढ के दी है, तो उन्होंने ऐसे ही अपनी इमोशनल इन्फ्लुएंस में आते हुए उन्हें फेंक दिया। एक बंदे ने तो अपना रिस्पॉन्ड किया, लेकिन दूसरे इंसान ने जो उसको डिकोड किया, परसीव किया, वो पॉजिटिवली कर लिया, उन्होंने वो ले लिया और अपने आप को कुछ नहीं समझा। बहरहाल ये कोई अच्छी मिसाल नहीं थी देने के लिए, लेकिन बात आपको ये इसलिए बताइए कि आप जो है मामलात में जब इस तरह के मामलात से एनकाउंटर हो, तो अपने आप को कुछ ना समझने की ही कोशिश करें। और ये सब्र, ये तमाम चीज़ें अम्बियाओं की क्वालिटीज़ में से, अगर तकलीफ़ हुआ करे तो ये सोच लिया करें कि ये आम बात नहीं है। अगर आप इस दौर में भी ये अमल अपना रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपको बहुत रिवॉर्ड करेगा, और अल्लाह ने प्रॉमिस किया है कि अल्लाह आपको बुलंदी अता करेगा। ईगो इज़ जस्ट लाइक अ डस्ट इन द आइज़, विदाउट क्लियरिंग द डस्ट वी कांट सी एनीथिंग क्लियरली। अब ईगो जो है वो यही है, आपकी आँखों पे एक धूल जमी है, जब तक आप उसे साफ़ नहीं करेंगे, मैं की धूल, जिस चीज़ की भी धूल है। और देखिए, तरीका साफ़ करने का यही है कि आप ये सोचेंगे जिस इंसान की आप कंप्लेन कर रहे हैं, उसके अंदर ये कूट-कूट के भरा हुआ है, और फिर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे अंदर भी ये रहे और मामलात भी ठीक चलें, तो अपने अंदर से ही आप ख़त्म करें, अपनी डस्ट को साफ़ कर लें। ईगो इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ह्यूमन, इट डिस्ट्रॉय देयर सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। अब क्या ये देखेंगे, आपको डिस्ट्रॉय कर देता है, ये आपका सबसे बड़ा एनिमी है, ये आपकी अपने आप को, आपकी सेल्फ को और आपके सेल्फ कंट्रोल को, दोनों को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर अब हम सीखेंगे, अभी हमने पहले सीख लिया कि इमोशंस कैसे ट्रिगर हो रहे हैं, फिर हमने ये देखा कि अगर इमोशन ट्रिगर हम इंसल्टेड कैसे फील कर रहे होते हैं, फिर हमने ये देखा कि ईगो की वजह से तो ऐसा नहीं है, हमें क्या चीज़ इंसल्ट फील कराती है। अब हम देख रहे हैं कि रिस्पॉन्सेज हमें क्या करने हैं। स्टे काम, सबसे पहले तो ये स्टे काम, मिसाल हम वही दवा वाली लेके चलते हैं, ठीक है, जो थ्रो करके किसी ने दी अनफॉर्चुनेटली। स्टे काम, ईगोइस्टिक इंडिविजुअल में ट्राई टू प्रोवोक योर रिएक्शन। देखें, उन्होंने बीइंग ईगोइस्टिक आपको प्रोवोक, आपके रिएक्शन को करने की कोशिश करी, लेकिन आप कंपोज्ड रहे, आप काम रहे, एंड ट्राई टू टेक देयर बिहेवियर नॉट पर्सनली, आपने नहीं लिया। ठीक है, ये आप दवा वाली मिसाल ले लें, लेकिन अगर आपको बहुत एक्सट्रीम लग रही है, डाइजेस्ट नहीं हो रही, तो आप वो वाली मिसाल ले लें कि दो बहनें बैठी हैं या दो भावनंदे हैं, या किसी एक की तारीफ हो गई, वो ज़रा कॉमन है, तो आप उसे पर्सनली नहीं लें, आप स्टे काम रहें और पर्सनली उसे लें नहीं।
अवॉइड पावर स्ट्रगलिंग। अब ये दोनों जगह पर आप दवा वाली मिसाल में भी और इसमें भी लें कि ऐसे लोगों के साथ पावर स्ट्रगलिंग से आप गुरेज करें कि यानी अगर उन्होंने कुछ अवॉइड गेटिंग इनटू पावर स्ट्रगलिंग, कि अगर आप ये सोचेंगे उसने फेंक के दिए कि कल को उसको कुछ नहीं मिलता तो आपने सोचा मैं भी फेंक के दूंगी। देखिए आपका अमल आपके साथ है, आपने अपनी कब्र में जाना है, उन्होंने अपनी कब्र में जाना है। तो कभी भी पावर स्ट्रगलिंग में ऐसे लोगों के साथ नहीं आए। मैं बता रही हूँ ऑनेस्टली कि आपको इतना नीचा कर देंगे कि कभी कभी आपको अपनी आप से नफरत होने लगी, क्योंकि आप उस दर्जे के नहीं है। मैंने आपको पहले ही प्रेजेंटेशन में बताया था कि आपका रिस्पॉन्स आपके हाथ में। दूसरे की वजह से अपने आप को बुरा बनाना इज़ नॉट अ वाइज थिंग। दूसरा ये फोकस ऑन द फैक्ट्स, फैक्ट्स पे डील करें। जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने इस वक्त ये सोचा कि मुझे ज़रूरत है, और हो सकता है हर इंसान को चिढ़ होती है। देखिए बहन भाइयों के साथ हम रहकर आते हैं, ऊंच नीच हो जाती है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हस्बैंड के साथ हम नई ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो वहाँ पे अगर कोई घरों में तो हम नेचर समझते हैं ना, अब्बू की ऐसी है, भाई की ऐसी है, तो हस्बैंड की भी थोड़ा समझा करें कि उसकी ऐसी है। अगर इस तरह की नेचर है थोड़ा सा समझना शुरू करें कि एक इंसान है। आप ज़्यादा कोशिश कर लेती हैं खुद ढूंढती, अवॉइड करें। अवॉइड करने के लिए मैंने आपको पहले बताया प्रोएक्टिव रहें। नहीं वो आपसे ऐसा हो गया तो उसको बढ़ने से बचाएं। फैक्ट्स पे फोकस करें कि इमोशनल आर्ग्यूमेंट, स्टिक टू द फैक्ट्स एंड अवॉइड गेटिंग ड्रॉन इनटू इमोशनल आर्ग्यूमेंट। अब ये कि आप उन्हें कोई जवाब देती हैं कि पहुंचने का तरीका है ये वो, जो कि जब एक मैं बोलती हूँ कि इंसान जब एक इंसान को इतना निचले लेवल पे देख लेता है ना, तो फिर उसे उससे अच्छाई एक्सपेक्ट करने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए कि, या उससे आर्ग्यू करने से पहले। हाँ, आप अपने अच्छा अमल रखें। अल्लाह ताला के ये हदीसों से भी साबित है कि अच्छा अमल बोला दुश्मन के साथ भी रखो तो हो सकता है वो अच्छा हो जाए। तो आप ये उसको अप्लाई करें। लेकिन ऐसे लोगों को आप आर्ग्यू करने में, स्ट्रगल करने में उनके साथ, या उनको चेंज करने में बिल्कुल मैं तो बोलूँ कि अपना टाइम इस तरह वेस्ट नहीं करें। मेंटेन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये जो हमने 2 लोगों की बैठे मिसाल दी थी, मैंने आपको कोट भी किया कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस मेंटेन करें। स्टे ट्रू टू योरसेल्फ एंड योर वैल्यूज एंड डोंट लेट देयर बिहेवियर टू अफेक्ट योर ओन सेल्फ। अब उनका जो भी है, आपको खुद अपनी कैलकुलेशन रखें। आप कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, आप कितने सुघड़ हैं, कितने क्लमजी हैं, कितना अच्छा काम करते हैं, कितना अच्छा आपने खाना बनाया। सेल्फ इंडोर्समेंट पे बिलीव करें, एक्सटर्नल इंडोर्समेंट से बाहर आ जाएं। आपको खुद पता होना चाहिए किसी को कोई जो भी बोल रहा हो। अब मैं ऑनेस्टली बताऊं, अक्सर लोग ना एग्जेजरेशन के साथ काम रखते हैं, मैनिपुलेशन के साथ बढ़ा चढ़ा के बोलना, मिला जुला के बोल देना। और लोग ये जिसे कहते हैं ना गुनाह गुनाह बेलज़्ज़त में होते हैं। अब वो तो कर रहे हैं, आप ईगोइस्ट होते हुए या आप इंसल्ट फील करते हुए, आप इमोशंस को फील करते हुए उसे पर्सनली ले लेते हैं। आप डिकोडिंग करें, आप परसीव करें, मैसेज को लें, परसीव करें, डिकोडिंग उसकी बीच में वो करें, चेंज करें। जैसे देखिए रिएक्शन का, रिस्पॉन्सिबल रिएक्शन। आप एनिमल नहीं है कि आपने किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा तो अब आपको भी ये फर्ज है कि आप एक थप्पड़ जाके लगाते हैं, या आपने किसी को काटा तो आप, किसी ने आपको काटा आप भी जाके काट लें। वो एनिमल इंस्टांस है। आप बीइंग ह्यूमन, आपको अल्लाह ताला ने इंटेलेक्ट दिया है। इंटेलेक्ट का मतलब ये है कि अगर किसी ने कुछ किया है तो आपने अपना जो है एक्शन करने से पहले उसको प्रोसेस करना है, थॉट प्रोसेस देना है कि उस आपने क्या करना है। उन्होंने दवा फेंक के दी, आपने एक अच्छा थॉट प्रोसेस किया कि आपने उस बदतमीज़ी के साथ उनके साथ बदतमीज़ी से पेश नहीं आना। और देखिए इसमें सब्र कर लिया करें, अल्लाह ताला सब देखने वाला है। अल्लाह ताला देखने वाला है, अल्लाह ताला अजर देने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि इससे बेहतर आपके लिए क्या होगा कि अल्लाह ताला तमाम चीज़ों को देखकर नोट करने वाला है और अजर, सज़ा और जज़ा देने वाला है। तो आपने सब्र किया उसकी तो आपको मिलेगी, दूसरे ने जो किया उसको उसकी सज़ा भी मिलेगी। बहरहाल दैट इज़ एन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू। दुनिया में रहते हुए आपको इंटेलेक्ट यूज़ करना है अपना। और ये हमारे दीन भी कह रहे हैं, हमें अशरफुल मखलूक़ात इसलिए कहा गया है कि अल्लाह की अशरफ मखलूक हम इसलिए हैं कि हमें अल्लाह ताला ने अकल शऊर अता किया। अब अकल शऊर अता किया, एक इंसान बिहेव कर रहा है, आप उसी की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो आप में और जानवर में तो कोई फ़र्क नहीं है ना। आप इंसानों की तरह बिहेव करें और उसे मैसेज को अपना इंटेलेक्ट यूज़ करते हुए, रिस्पॉन्स देते हुए प्रॉपर सोचें। चूज़ द बैटल, चूज़ योर ओन बैटल। अच्छा, अब दूसरा ये है कि अपनी बैटल खुद चूज़ करें। वही वाली बात है ना कि एक नीच इंसान के साथ आपने नीच नहीं बनना। चूज़ योर ओन बैटल, चूज़ योर बैटल वाइजली एंड डिसाइड व्हेन इट इज़ वर्थ एंगेजिंग एंड व्हेन इट इज़ बेटर टू लेट इट गो। ठीक है, आप खुद देखें कि अब मैंने बताया ना कि एक इंसान तो मैनिपुलेशन, एग्जेजरेशन, झूठ, बढ़ावा चढ़ावा, अपने आप को, अपनी अना को सेटिस्फाई करने के लिए, जो कि एक फुल सेंस है उसके दिमाग में,
वो तो हर कोशिश कर रहा है, वो आपको मैंने बताया कि प्रोवोक भी कर रहा है आपके रिएक्शंस को, लेकिन आपने अपना इंटेलेक्ट यूज़ करना है, दूसरा आपने अपनी बैटल खुद चूज़ करनी है। आपने इतना दूसरे इंसान की वजह से अपने आप को इतना लो नहीं करना, आपको अपनी सेल्फ वैल्यू सेल्फ वर्थ पता होनी चाहिए, उसे बढ़ाएं, अगर कम है तो उसे बढ़ाएं, उसे एक पहाड़ की चट्टान की तरह बुलंद कर लें, इतना बुलंद कर लें कि जब दूसरे इंसान कुछ करे तो आपको खुद वो एक जिसे कहते हैं बहुत ही माइनर चीज़ नज़र आए, और आप सोचें कि मेरी जो बुलंदी है, मैं अपने आप को इस काबिल भी नहीं, इस इंसान को इस काबिल भी नहीं समझता कि मैं अपने बुलंद किरदार के आगे इसका, ये गुरूर नहीं है, ये एक मैनेजमेंट का तरीका है कि मैं इतने लो लेवल पे जाके अपनी बैटल लड़ूं। तो अपनी बैटल आपने खुद चूज़ करनी है। बाकी ये आ जाता है कि अब लेट मी थिंक फॉर अ वाइल, एक रूल है इसी कॉन्टेक्स्ट में कि 90 सेकंड साइकोलॉजिकल एक रूल है कि जब भी आपसे आपको कोई रिस्पॉन्स करे, कोई प्रोवोक करने की कोशिश करे आपके इमोशंस को या किसी भी, यहाँ आपको कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स है, टेक 90 सेकंड 9 सेकंड, उसमें आप क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द पॉज यू कैन टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स, आप कुछ डीप ब्रेथ्स ले सकती हैं और चूज़ करें हाउ टू रिस्पॉन्ड रादर देन रिएक्टिंग इम्पल्सिवली। बस उसने कुछ किया, आपने कुछ किया, इसके बजाय टेक अ ब्रेक, मिनिमम 90 सेकेंड्स, आप उससे भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और ये आपने दिमाग में रखा, लेट मी थिंक फॉर अ वाइल, हमेशा ये रखें, लेट मी थिंक फॉर अ वाइल, बोलने से पहले, कुछ करने से पहले लेट मी थिंक फॉर अ वाइल। और ये सोचें, देख नीचे लिखा भी है मैंने कि लाइफ इज 10% वॉट हैपन्स टू अस एंड 90% हाउ वी रिएक्ट टू इट। ठीक है, तो आप जब ये सोचने लगेंगे कि मैंने कैसे रिएक्शन देना है, तो चीज़ें बदलेंगी। और आप अपने अमल के ज़िम्मेदार हैं, आप तकवा के साथ काम लें और ये रूल भी अप्लाई करें। बाकी देखें, हमेशा साइकोलॉजी में यही होता है कि मिसाल के तौर पे आपकी थॉट्स हैं नेगेटिव हैं, जिसके हिसाब से भी बनी हुई है सब कुछ है। अब आपका क्या है, आपके साथ कुछ होता है, आप भी रिएक्शन कर देते हैं, आप भी इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन थॉट प्रोसेस जब आप ये तमाम मामला अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो आपके रिएक्शंस बदलेंगे। जब आपके रिएक्शंस बदलेंगे तो आप एक एक्शन का जो रिएक्शन है वो जब पॉजिटिव देंगे तो आपके दिमाग में ये बात जाएगी कि आप एक पॉजिटिव पर्सन हैं। फिर आप जाएंगे, फिर आप यही करते रहेंगे, फिर दूसरे 2 मरतबा 3 मरतबा 4 मरतबा, जब आप 2 से 4 मरतबा ये रूल अपना लेंगे और पॉजिटिवली किसी भी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस को एड्रेस करना शुरू करेंगे, तो आपके दिमाग में जो ओल्ड मेमोरी है, हो सकता है आप रिएक्ट करते हो जब भी मसाइल बढ़ रहे हों और अपने आप को कुछ समझते हों और आप कुछ भी हो रहा है, आप बीच में कूद जाते हो कि नहीं भाई मेरे मेरे लिए इमोशनल डैमेज है या इमोशनल फूल हो या जो भी कुछ आपकी लाइफ में होता रहा, उसको एक साइड पे रख दें, पॉजिटिव होना शुरू करें करें करें। जब आप इस तरह करने लगेंगे, आपके दिमाग को पता चल जाएगा कि यू आर अ पॉजिटिव पर्सन, क्योंकि आपकी थॉट्स पॉजिटिव हैं। और दिमाग जो है, आपको पता है कैसे चलता है, वो पुरानी मेमोरीज को इरेज कर देगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल चेंज होंगे, बड़े पॉजिटिव, सेल्फ एनर्जेटिक एंड ऑल दैट, तो फिर आप सोचेंगे यार मैं बदल गया और अब तो मुझे असर भी नहीं होता इन तमाम मामलात का कि कोई मुझसे इतने लो लेवल पे जाके लड़े या मेरे साथ बदतमीज़ी करे, आई जस्ट डोंट केयर। लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि आपके आपके पॉजिटिव एटीट्यूड से आपकी नेगेटिव मेमोरीज सब खत्म हो जाएंगी। जब वो सब खत्म हो जाएंगी तो आपका दिमाग को पता होगा यू आर अ पॉजिटिव पर्सन एंड यू आर नॉट एन एनिमल रिस्पॉन्स, सिर्फ पर्सन के बस किसी ने कुछ किया तो आप भी शुरू हो गए। आपका दिमाग बोलेगा नहीं भाई, आप तो प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस होगा, सुकून होगा, आराम होगा, आपकी लाइफ ज़िंदगी आसानी से गुजरेगी। और देखें लिखा हुआ है कि 90% हाउ वी रिएक्ट टू इट, तो अपनी 90% आपके कंट्रोल में, इससे बड़ा आपको क्या चाहिए। इन द एंड इट इज़ हाउ वी हैंडल लाइफ चैलेंजेस दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए चैलेंजेस हर इंसान की लाइफ में है, अब आप उसे कैसे एड्रेस करते हैं, कैसे आप उसे हैंडल करते हैं, इट्स अप टू यू। मैंने आपको कुछ टेक्निक्स बताई हैं, आप इनको फॉलो करें। अगर आपको कुछ पूछना हो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं मेरी तरफ से आपके लिए भी बहुत सारी बेस्ट विशेज़ दुआएं हैं। अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। जल्द ही मैं आपके साथ एक नई प्रेजेंटेशन के साथ आपके लिए हाजिर होंगी। आई होप ये आप प्रेजेंटेशन आपको आपके इमोशंस कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करेगी। फ़ी अमान अल्लाह।